स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक प्रतिशया के ऊपर। प्रतिशया के ऊपर लोग पूछ रहे थे कि पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें पंच महाभूत का सिद्धांत कैसे लगता है और इसकी चिकित्सा कैसे होती है। अब देखो, इसको एकदम सिंपल भाषा में आप देखो कि प्रतिशया में क्या हो रहा था। प्रतिशया जैसी व्याधि है जो हम लोग उस प्रकार की व्याधि में जाते हैं कि जहां शीत गुणात्मक जो दोष है, यानी कि आप गुण है, उसकी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और हम देखिए कि शीत गुण किसके पास ज्यादा होता है, तो वायु के पास और कफ के पास। अगर वायु बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहे तो हम उसको ड्राई एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, कि जिसमें में भी आपको जो है नेजल कंजेशन सिम्टम ज्यादा मिलता हो, जिसमें नेजल ड्राइनेस सिम्टम्स ज्यादा मिलता हो, जिसमें नेजल इचिंग सिम्टम्स वगैरह ज्यादा हो, तो इसे हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि ये एलर्जिक जो है ये वात प्रधान है। शीत गुण ऑफकोर्स रहेगा, बट वायु को लेके ज्यादा प्रधान रहता है। वायु के अंदर रुक्षता ज्यादा रहती है, इसलिए जितने भी हम लोग ड्राई सिम्टम कहते हैं, यानी कि ये ऐसे एलर्जिक राइनाइटिस है जो ज्यादा करके एट द एंड साइनोसाइटिस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात समझने की है कि वात प्रधान अगर शीत गुण रहे तो वो हमेशा इस तरह के सिम्टम्स को लेके जाते हैं। और अगर सेम शीत गुण है लेकिन वो शीत गुण कफ दोष के कारण है, तो उसमें आपको नेजल सिक्रीशन ज्यादा मिलेगा, आपको म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा मिलेगा, उसमें छींके वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा, यानी कि वो प्रोडक्टिव है, यानी कि वहां म्यूकस सिक्रीशन भी हो रहा है, भले वो स्टिकी हो रहा है पर हो रहा है। अब इससे मतलब क्या निकलता है, डिफरेंस क्या निकलता है? डिफरेंस हमेशा ऐसा निकलता है कि जब भी आप किसी वातज प्रतिशया की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, वहां अपेक्षा ऐसा की जाती है कि वहां ज्यादा करके जो है नस से ज्यादा का उपयोग किया जाए। यानी कि मैं ये क्रॉनिक प्रतिशया की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो है वात काफी ढंग से काम करता है, क्योंकि यहाँ वात प्रधान है, और तेल किसी न किसी ढंग से जो है ये वात के जो है उष्ण तो है ही, बट उसके जो दोष प्रकोप फैक्टर है उसको भी कंट्रोल करता है। इसलिए हम इसे नस्य को एक तरह से इम्यूनोमॉड्यूलेटर मानते हैं, यानी कि उस नासा के मार्ग पे जो भी वायु प्रकोपित हुआ है वो हमेशा एक तरह से आप मानिए कि वो नस्य से ही जाता है। अब क्या होता है जब कफ प्रधान हो या जहां प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होता हो, तो ऐसे जगह पर हम कोई ऐसा ड्रग यूज करते हैं जिसके अंदर अग्नि महाभूत प्रदान हो और थोड़ा सा शोषक कार्य करे। अब मैं इधर कषाय रस को प्रोमिनेंट दूंगा या तो मैं कटु रस को दूंगा। अब मेरा इसमें एकदम सिंपल फॉर्मुलेशन है, कषाय रस में तभी यूज करूंगा अगर मैं कोई मिनरल मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मिनरल मेडिसिन के अंदर ही अग्नि होती है। तो भले वो स्वर्ण माक्षिक हो, भले आपका वो यशक भस्म हो, या आप उसमें जो है मंडूर यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत एक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स को कम करती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये हमेशा इस तरह से चलती है कि जिसमें ज्यादा करके फोकस जो होती है वो होता है कि कोई ऐसा ड्रग जो दोनों के ऊपर काम करे। तो वात और कफात्मक दोनों संप्राप्ति पे एक तरह से काम करने वाली जो है वो मैंने पहले भी बताया कि वो मकर ध्वज है। तो मकर ध्वज जो बिल्कुल भी हम स्टडी नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे एलर्जिक राइनाइटिस में। इवन अभी भी आप बहुत लोग अगर उसमें बात करें कि क्या एलर्जिक राइनाइटिस के लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो हमारे मुंह से यही निकलेगा कि आप या तो यष्टि मधु चालू करो, या तो आप सीतोपलादी चालू करो, या तो तालिस आदि चालू करो। लेकिन जैसे हमने पहले बताया कि जो संख्या संप्राप्ति है आपका मकर ध्वज का, ये दोनों के संप्राप्ति पे अच्छे से काम करता है, और यही बात है हमारा डिस्कशन। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, और आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप पुट फॉरवर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, जो किसी ने पूछा था कि प्रैक्टिस में यूज करते समय क्या ऐसा ड्रग है प्रतिशया के अंदर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। यानी कि उनका पूछना ऐसा था कि क्या हम अम्ल रस को, यानी कि जो नॉर्मली कहते हैं कि विटामिन सी को एज ए इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैंने पहले भी बताया कि विटामिन सी का जो है इम्यूनिटी बूस्टर रोल उतना हमें आयुर्वेद के अनुसार देखने नहीं मिलता। ऑफकोर्स कुछ फॉर्म पे करता है, क्योंकि जैसे मैं लेक्चर में बताया कि अम्ल रस जो है एक तरह से अग्निवर्धन करता है, एक तरह से स्रोतस के अंदर थोड़ा सा आर्द्रता लाता है, मूड वातानुलोमन है। लेकिन ये जब आपको प्रतिशया होते रहे या आपको कास होता रहे तो उस जगह पर अम्ल रस बिल्कुल काम नहीं आती। अब बात ऐसा है कि लोग कहते हैं कि
विटामिन सी देने से तो हमारे पेशेंट को तो कुछ होता नहीं है, हम तो देते हैं। तो आपको एक चीज समझना है कि विटामिन सी आयुर्वेद ऐसा सेपरेट नहीं मानता। हम जो विटामिन सी की गोली खाते हैं, अगर आप उसका नेचर देखो तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड जो है एक्सट्रैक्ट है, और वो बहुत ड्राई फॉर्म पे होता है। तो मे बी वो एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला जो है वो आयुर्वेद के अंदर नहीं बोला है। आप अगर ऐसा देखे जाए कि जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कभी भी जब अम्ल रस का सेवन करते हैं, यानी एक तरह आपके पास अम्ल रस है नींबू, एक आपका अम्ल रस है संतरा। अभी आप बोलो कि दोनों के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है, दोनों के अंदर जो है विटामिन सी है, तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे, पर नहीं। आयुर्वेद के अनुसार जो अम्ल रस होता है उसके बाद भी कुछ उसे गुणधर्म होता है, जैसे क्षार गुणधर्म। क्षार गुणधर्म मतलब ऐसा नहीं कि भेदन और पाटन करना हमेशा। क्षार गुणधर्म मतलब कि उस अम्ल रस के अंदर भी दो प्रकार के विपाक होते हैं, या तो अम्ल विपाकी होगा या कुछ क्षार बनेगा। तो इसलिए क्षार, जैसे आप कभी ऑरेंजेस वगैरह चीज खाओगे तो आपको ना उल्टा एसिडिटी में और रिलीफ मिलेगा और आपको कम लगता है, क्योंकि उनका क्षार नेचर है। उसका विपाक होने के बाद थोड़ा अलग बनता है। यही रीजन है कि दोनों के जो एक प्रकार से विपाक है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न के अंदर नहीं दिया हुआ है। लेकिन ऑल इन ऑल, इन शॉर्ट अगर पूछा जाए तो अम्ल रस अभी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अनुसार कहीं नहीं बैठता। इवन आप संहिता ओपन करके भी देखो तो अम्ल रस का उल्लेख ना तो आपको श्लोक में मिलेगा, ना तो आपको कास व्याधि में मिलेगा, ना वात व्याधि में मिलेगा। यानी कि इस रस का बहुत ज्यादा उपयोग प्राणवशोथस को एज अ इम्यूनिटी बूस्टर काम नहीं करता। फिर एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो जिसके ऊपर मैंने चेक किया था, वो क्वेश्चन था कि फिर से उसी बात के ऊपर कि हमें ना पंचकर्म कैसे सिलेक्ट करना है। तो पंचकर्म सिलेक्ट करते समय एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर मैंने, अगर उस लेक्चर में आपने देखा होगा तो मैंने दो पैटर्न बताया था। पंचकर्म सबसे पहला जो चॉइस होगा वो होगा नस्य कर्म। लेकिन किसी भी एक्यूट राइनाइटिस कंडीशन के अंदर आप नस्य नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आम युक्त होता है। क्रॉनिक पंचकर्म में 7 दिन के अंदर पेशेंट का कुछ नहीं होता, ये मैं आपको पहले बताया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉमन प्रोटोकॉल क्या है? कॉमन प्रोटोकॉल ऐसा है कि आपको अगर किसी एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट के अंदर नस से चालू करना है तो 7 दिन का पहले अणु तेल, फिर उसको 7 दिन का गैप, फिर 7 दिन का जो है आप उसके अंदर एक तरह से वचादी तेल उपयोग कर सकते हैं, फिर 7 दिन का गैप, फिर अणु तेल। या अगर आपको जो है शोधन तेल नहीं यूज करना है तो आप कंटिन्यूस अणु तेल का 7 दिन, फिर 7 दिन गैप, फिर 7 दिन यूज कर सकते हो। रीजन ये है कि स्नेह साथ में नहीं होना चाहिए। पर ये फॉर्मूला उसी के लिए अप्लाई होता है जो ओपीडी के अंदर पेशेंट को बुला के पंचकर्म कर रहा है। ऐसा मिनिमम आपको 3 से 4 सेटिंग लगता है एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर डिफरेंस आने में, फर्क आने में। इवन आप उसके अंदर ये भी डाल दो क्या डीएनएस में फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्या आपको एलर्जिक सिम्टम में फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर आपको टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, उसमें भी फर्क पड़ता है, उसमें भी फर्क पड़ता है। किसी को म्यूकोसल जो है पॉलिप हो, उसमें फर्क पड़ता है, उसमें भी पड़ता है। यानी कि जो पंचकर्म प्रोसेस नस्य का है, शोधन यानी कि अवचा तेल और अणु तेल, दोनों का एक तरह से ऊपर नीचे अल्टरनेटली हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें कोई पूछ रहा था, एक और क्वेश्चन था कि वचादी तेल कब यूज करना है और कब नहीं। तो वचादी तेल आप वहीं डालिए जहां आपको स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ज्यादा दिख रही है, यानी डीएनएस के अंदर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, तो आप यूज कीजिए। यानी कि अणु तेल 7 दिन गैप, वचा तेल 7 दिन गैप, ये यूज कीजिए। लेकिन इसमें मैंने तब भी डिस्कशन में एक उनको बताया था कि वचादी तेल कभी भी पेशेंट को घर पे यूज करने के लिए मत दीजिए। घर पे यूज करने के लिए या तो आप अणु तेल या पंचेंद्रिय वर्धन तेल, क्योंकि वचादी तेल जैसा या खाली प्लेन वचा तेल या शुंठी जो है तेल का नस से बना के कोई यूज करता है, ये सब पेशेंट सेल्फ लेगा और बाय चांस कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो पेशेंट ब्लेम करता है। तो कोई भी शोधन नस जो है या प्रदमन नस से जनरली हम पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे काफी अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था सेम टू सेम कि मैंने जब बताया था कि प्रतिशया के अंदर घृतपान करना चाहिए, तो लोगों का क्वेश्चन था कि अगर नया प्रतिशया है क्या उसके अंदर भी घृतपान यूज करना चाहिए। तो मेरा उसके ऊपर क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि नया प्रतिशया अगर बहुत ज्यादा दोष युक्त है, हमेशा दोष युक्त ही होता है, तो उसमें आप 5 to 10 ml घृतपान करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर रेफरेंस पढ़ेंगे तो आप जो 5 ml to 10 ml है, ये कुछ भी नहीं है। यानी कि आपका जो शमन मात्रा है, दोष शमन मात्रा है,
ये जो नॉर्मली 20 to 30 ml मिलता है उससे भी 1/3 है। तो आप 10 ml ग्रुथ कहीं भी किसी भी तरह से एक्यूट राइनाइटिस के अंदर आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपके पेशेंट की एपिटाइट होनी चाहिए। जिस जगह पर एपिटाइट नहीं है, बिल्कुल भी अग्निमंद है, वहां घृत से ज्यादा त्रिकटु या पिंपली जैसे कल्प बहुत ही फायदेमंद नजर आते, लेकिन दोनों काम करते। लेकिन कितनी बार हमको पेशेंट ऐसा मिलता है कि सर ये बार बार होते रहता है, ये तो अभी चालू हुआ और अभी 2-3-3-4-4 दिन तक मतलब परेशान करेगा। तो उसमें आप खाली पंचतिक्त घृत का आप खाली 10 ml भी डेली मॉर्निंग में दे सकते हैं। तो ये मोनिका का क्वेश्चन था जो मैंने इसका आंसर दिया। मुझे उनका नाम याद आया कि आप नवी प्रतिशा के अंदर भी घृतपान दे सकते हैं। 10 ml शमन मात्रा होता है। भले हमको थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है कि ये दो आप अग्निमांद्य के अंदर नहीं दे सकते, नवीन के अंदर नहीं दे सकते, पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि 10 ml यानी कि आप एक और श्लोक याद कीजिए कि अल्प मात्रा पे जो अग्नि मतलब घृत होता है वो हमेशा अग्निवर्धन होता है, वात शामक होता है, शरीर को बल देता है, ओज देता है। तो यानी कि 10 ml आपका ये मात्रा, इवन आप बोले कि 80 मात्रा उससे भी कम मात्रा है, तो आप किसी भी पेशेंट के यूज कर सकते हैं, बशर्ते एपिटाइट होनी चाहिए। ये एक ही क्लिनिकल कंडीशन है। दूसरा एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू घृतपान को लेके कि हम इसे जो है यानी कि घृत कौन सा यूज करें, यानी कि सॉरी क्वेश्चन था कि जो सिद्ध घृत है राइनाइटिस के अंदर यूज कर सकते हैं, वो हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शालू शिवा ने पूछा था। उनका मैंने सिंस नोट किया तो मुझे उनका भी नाम याद है। तो देखो, अब आपको पहला चीज बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए कि डायबिटिक के अंदर आप घृत नहीं दे सकते हो। फिर मैंने वही बताया कि थियोरेटिकली हमें ऐसा फिर से बताया जाता है, जो पहला आंसर था उसी का ही आंसर है कि आप अगर प्रमेह की चिकित्सा देखेंगे तो प्रमेह की चिकित्सा में शमन शोधन जो है पंचकर्म भी आया हुआ है, और एक तरह से वहां एक श्लोक आता है कि जहां लिखा हुआ है कि वातज में तैलपान मतलब आपको करना है, पित्तज में घृतपान करना है। तो जो एक तरह से स्नेह का वर्णन है डायबिटीज में आया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन क्या होता है, आपका डाउट ऐसा होता है कि डायबिटीज कफज व्याधि है और घृत देने के बाद कफ बढ़ता है, तो इसलिए डायबिटीज पेशेंट के अंदर आप नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज पेशेंट को अगर प्रतिशया है और उसको रिकरेंट हो रहा है तो आप घृत पान देना ही चाहिए, या इजिली दे सकते हैं, या तेल पान भी दे सकते हैं। अभी बताता हूँ इधर क्यों। यहाँ आपको कफ दोष से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये देखना है कि डायबिटीज पेशेंट में होता क्या है। डायबिटीज पेशेंट का धातु अग्निमंद होता है, उसके कारण अग्निमंदता के कारण धातु के अंदर द्रवता ज्यादा होती है। यानी कि प्रमेही पेशेंट जो होता है उसका शरीर जो होता है धातु अग्निमंदता के कारण हमेशा जो है एक तरह से आर्द्रता लिए होता है, इसलिए हम कहते हैं बहुद्रव श्लेष्मा। यानी कि उस शरीर के अंदर बहुद्रव है, और द्रव इसलिए है क्योंकि उधर अग्नि नहीं है। अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि हम उसको कटु तिक्त कषाय रस देते थे, यानी कि जम्बू का बीज दो, उसको जो है तिक्त रस दो, कटु रस दो, और हम ये विचार नहीं करते कि जिस पर्सन का धातु अग्निमंद है उसको बल मिलेगा कहां से। आपका जो खाया हुआ खाना आहार रस है वो भी तो वहां मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। तो आप कटु तिक्त कषाय रस दीजिए, इससे डायबिटीज कंट्रोल होगा। लेकिन लॉन्ग टाइम क्या होता है कि लॉन्ग टाइम जो है वो उसका बल का रस से होता है, धातु के अंदर स्नेह रस से होता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट जो उसको रिकरेंट ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, ऐसे पेशेंट के अंदर 10 ml का घृत पान हमेशा आपको फायदेमंद ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या करता है क्या नहीं है। घृतपान 10 ml तक इजीली दे सकते हो। अब यही है कि आपको अगर डर लग रहा है कि नहीं एपेटाइट कम है या ये सब चीजें कम है, तो प्रतिशा के अंदर सेम घृतपान पिंपली आंसू के साथ आप कंटिन्यूस दे सकते हो। तो आई होप सो डॉक्टर शालू को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो कि घृतपान आप डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी इजीली चला सकते हो। अब इसका पार्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यानी प्रतिशा से रिलेटेड है, वो फिर से लोग मुझे बार बार एक ही चीज पूछ रहे कि ये ओज का कॉन्सेप्ट आया कहां से, यानी कि मैं बार बार क्यों मकर ध्वज को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ज्यादा इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहा हूँ, खास करके राइनाइटिस। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे बोलने पे नहीं जाइए, आप श्लोक के अंदर ध्यान दीजिए। सुश्रुत संहिता के अंदर अति व्यवहाय को पहला ही कॉज माना गया है प्रतिशा के कारण, यानी कि प्रतिशा में। तो अब दूसरी बात ऐसा है कि आप अगर हर श्लोक में देखोगे तो अति व्यवहाय, स्त्री सेवन, ये सब चीजें आती है।
अब उस पूरे श्लोक में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये हेतु एक टिपिकल एज पॉपुलेशन में होगा, या एक ओल्ड एज पॉपुलेशन में जिसके अंदर धातुशय ज्यादा है, वात प्रकोप ज्यादा है, उसके अंदर भी जो है वात दुष्टि ज्यादा होगी और स्नेह कम होगा, बल कम होगा, ओज कम होगा, और जिससे प्राणवश होते उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो एकदम यंग एज ग्रुप ऑफ ड्रग, यानी कि जो 10 ईयर के ऊपर है और 25 साल के नीचे है, 10 और 25, और दूसरा वो एज ग्रुप जो 55 के ऊपर है। इस दोनों के अंदर आप जब भी मकर ध्वज यूज करते हो तो आप याद रखना कि मकर ध्वज का काम है कि जो रिकरेंसी रेट है या उसके फ्रीक्वेंसी रेट है उसको कम करना, और वो कम करता है। ये कॉन्सेप्ट, आप ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपके पास जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगा, आप उसको मकर ध्वज दे के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि वो पेशेंट जो इतने सालों से परेशान था, कितनी बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए कि जिसको मकर ध्वज का सूक्ष्म स्टार्ट किया है। इवन आप मकर ध्वज में, उस दिन वो बता रहे थे कि मकर ध्वज काफी कॉस्टली है, तो हमने उनको ऑप्शन बताया कि उंझा कंपनी का जो मकर ध्वज है, ये बाकी मकर ध्वज जो ब्रांड में या मार्केट में आपको 1200 रुपीज का 10 टैबलेट है, 800 रुपीज का 10 टैबलेट मिलता है। ये स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज उंझा जैसे कंपनी है, वो 300 रुपीज में 30 टैबलेट बनाती है। तो मुझे नहीं लगता कि 300 रुपीज में आपको अगर कोई 30 टैबलेट दे रहा है तो इट्स अ बैड चॉइस, गुड चॉइस है। इनफैक्ट मुझे याद है अभी भी जब मुझे सूक्ष्म नहीं देना होता, मैं वही कंपनी का यूज करता हूँ, और 1 टैबलेट जो है ओडी यूज पे करते हैं। अब बशर्ते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो इसलिए हो जाता है क्योंकि पेशेंट जब वो देखता है तो उसके ऊपर वाजीकरण लिखा होता है, उसके ऊपर जो शुक्र वृद्धि लिखा हो जाता है, पेशेंट थोड़ा गुमराह हो जाता है, उसको लगता है अरे मुझे राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, या डॉक्टर मुझे जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मेडिसिन दे रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होने के कारण मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं सूक्ष्म देता हूँ, जो है मार्केट से उतार के नहीं देता हूँ। बट आप यूज करके देखिए, आपको ये फैक्टर मिलेगा, यानी कि कोई भी यंग एज बिटवीन 10 to 25 ईयर और 55 के ऊपर वाला हो, आप बिंदास डायरेक्टली मकर ध्वज डाल के देखिए। आपको प्रतिशा के किसी भी क्रॉनिक में जो नॉन मतलब रेजिस्टेंट हो, इवन जो ऑट्राविन रेजिस्टेंस भी जो प्रतिशा मिलता है कि जिसमें ऑट्राविन भी नहीं काम कर रहा है, वो भी आपको काम करके देता है। तो ये बात है ओज की, कि ओज का कॉन्सेप्ट इसलिए जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसके अंदर आपको वो फोकस देना ही पड़ेगा, आप खाली उसको अवॉइड करके नहीं चल सकते। संहिताकारों ने भी उसको उतना ही वेटेज दिया है। अब ये कैसे होता है, ओज नासा तक कैसे आता है, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये एक्सिस में कभी और आगे जाके जो चैप्टर्स आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आपको ओज व्यापार, ओज स्तंभ, ओज शय, ये चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। प्रतिशय के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक सो आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हो। किसी ने रिलेटेड मेरे ख्याल से ये श्लोक के ऊपर फिर से विजया के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके अंदर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि इसमें लोग पूछ रहे थे कि पक्के घने नस्य, यानी कि जिसका राइनाइटिस के अंदर, प्रतिशया के अंदर जो स्पुटम है, यानी कि जो भी चीजें निकल रही है, ये एक नस्य फॉर्म पे, मतलब एक घन फॉर्म पे निकल रही है। तो इसका मतलब क्या? देखो, इसका मतलब मैं बताता हूँ कि नस्य कैसा है। पक्को घने नस्य, इसका लोग ऐसा अर्थ लेते हैं कि जो कफ है वो घन हो गया है, और इसलिए इधर चिकित्सा कफ की होनी चाहिए, पर ना ऐसा नहीं होता। इसको आप ऐसे ले लो कि जो म्यूकस नेजल एरिया से निकलता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, वो ना तो एकदम विस्कोस, हाइपर विस्कस होता है, ना लेस विस्कस होता है। वो एक ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ रहता है कि उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल आके गिरे तो इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाए। अब इसमें होता क्या है कि जब भी वातज प्रतिशय होता है, वात प्रधान प्रतिशय होता है, तो जब वो प्रकोप होता है तो कफ के घनता को बढ़ाता है, यानी कि उसके द्रवता का शोषण करता है। और यही रीजन है कि यहाँ जो है कफ प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि वातज प्रोमिनेंट होके उस म्यूकस या उस ट्रैक के अंदर जो भी कफ है उसका थोड़ा सा शोषण किया है, इसीलिए घन कफ निकलता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा छींकते और एंड में देखेंगे कि एकदम रेडिस स्पुटम आता है। अभी लोग बोलते हैं रेडिस मतलब इन्फेक्टिव होता है, ऑफकोर्स इन्फेक्टिव होता है। वो इन्फेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो ड्रेन नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं नेजल एरिया में, किसी न किसी साइनस एरिया में या किसी न किसी एरिया में वो स्टक होते रहता है, और जितना वो स्टक होते रहेगा, नहीं निकल पाएगा,
जितना स्टेगनेंट होगा उतना रेड आपको ग्रीनिश, उतना आपको जो है येलोइश दिखेगा। तो यहाँ भी जो चिकित्सा है नस से देना चाहिए इररिस्पेक्टिव। अब लोग बोलते हैं कि ये सामता है, तो ऑफकोर्स मैं मानता हूं कि ये सामता है, लेकिन आपको दूसरा ये भी तो नोटिस करना है कि इतना ड्राई एरिया में ये कफ निकलेगा कैसे, जिसके अंदर फिर से इतना स्टिकीनेस है। तो ऐसे टाइम पे बिना विचार किए आप नस से दे सकते हैं, बशर्ते वही मैंने बताया कि साम और निराम ये नोज से ज्यादा एक एक्यूट कंडीशन यानी कि तुरंत हुआ हो, 3 दिन का जो प्रतिशय हो। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नया प्रतिशय मतलब क्या। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 दिन का जो प्रतिशय होता है वो नया होता है, नवीन होता है, उसमें नस से नहीं करना चाहिए। पर जैसे 5 दिन बीत जाता है तो आप उसको इजिली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड आया था कि इसके अंदर केवल सर्पिनी स्वेदन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर आपका कोई मुझे 1-2 लोगों ने कल्प भी पूछा था, अगर आपका वो कल्प एक बार मुझे नाम बता देंगे तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन था यष्टि मधु ऑयल। तो लोगों ने पूछा था कि यष्टि मधु ऑयल जो है क्या ये मार्केट में मिलता है और क्या ये प्रतिशय में उपयोग होता है। तो मेरा फिर से बोलना मानना है कि ये काम करता है। यष्टि मधु मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये एक तरह से ऐसा कल्प है जो कफ बढ़ाता है, थोड़ा सा स्नेह करता है, लेकिन वायु को प्रकोप नहीं करता। यानी कफ को बढ़ाता है, यानी कि ये कफ को मतलब शरीर से निकालता है।